नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी पढ़ेंगे कृष्णा सोबती द्वारा रचित बादलों के घेरे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। भुवाली के इस छोटे से कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आँखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझाड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती हैं। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता। कोई इस देहरी पर अनायास मुस्कुराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी सैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देख कर रह जाता हूँ। आज इस तरह रह जाने के सिवा कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ है वह सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वो रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था, मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिराहने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूम कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती आंखें और गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी के मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सेहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है यह उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है? एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। और एक रात भुआली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ, उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे, तन मन को सहलाते पहलाते। उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ।
सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाँह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं। जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों में छू कर यह सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी पाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है, जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीत गए। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आंखों सी आंखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मन्नू से मिलो रवि, 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंसती। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जीजी, मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी, खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन, बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नू को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नू, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नू की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एक टक बुआ की ओर देखती रह गई। बुआ इस संकोच से उबरी तो मन्नू धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, बात क्या है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हो तुम यह सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में। पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ एक शोर छां थी। उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रूपहली हो जाती थी। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका। जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तल्लीताल की ओर जा रहे थे। पीछे की किश्ती में अपने तन मन को बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा है। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ, फिर और 2-4 पाली वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घरवाली मन्नो।
दो चार बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो, मन्नो, मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खींचे घुंघराले बाल, अनझपी पलके। पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपनी पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है। और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है, केवल मन से उभर उभर आती वे दो आंखें नहीं हैं, और उन दो आंखों के पीछे की बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लगती थी। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिससे बंधी बंधी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के सील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकल आता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नू भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहिब। बुआ कब तक लौटेंगी? खाने के तो मना कर गई हैं। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ न खा सकने की विवशता पर। उस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था आज तो याद नहीं। बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सधी आवाज़, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए। मैं उठा नहीं, दोबारा कॉफ़ी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ तो इसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा हूँ। घंटे भर बाद मैं किसी के पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा। हाथ में कश्मीरी शाल लिए मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वह कुछ बोली नहीं,
बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर? पाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं है। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह करवाहट से परे का व्यंग आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द है, वही हंसी है और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नों का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नज़र उन आँखों की बाँह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल आऊँगी। घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। राह में कोई भी कुछ बोला नहीं। टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांप कर कहा, कुछ देर है साहिब। मन्नू ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कूली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहिब? घुंघराली छाह ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुली कांच में से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे। बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था यह मैं पढ़ नहीं पाया। वह पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे न अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं। वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटाता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था। उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा। बरामदे में से कूली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नों के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देखा और पास होकर फीके गले से कहा, रवि, मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ। जल्दी लौटोगे ना? चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुंचा। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढक कर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ, बुआ ने जैसे सुना ही नहीं। बुआ, बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश हो आंखें ऊपर उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती हैं कुछ कहूँ नहीं, पर मैं रुका नहीं। बुआ, 2 दिन की मेहनत तो एक ही दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाती रही, कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी, बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। गहरा लंबा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है।
चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊं, पर संकोचवश पांव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नों का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। न पर्दे, न फर्नीचर, न मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती तो रात देर गए इसके पास यहाँ यहीं बैठी रहती, और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। उसके ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिराहना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुआली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहां अब तक मन्नो पहुंच गई होगी। रवि। मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रही। बुआ। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर झुककर मेरे माथे तक आ गया तो रूंधे स्वर से कहा, रवि, तुम्हें नहीं उस लड़की को दुलराती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझाते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूँ, बुआ, मुझे ही कौन रहना है? आज वर्षों बाद भुआली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात में अपने लिए यह क्यों कह गया था। क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींच खींच कर उठी, रोशनी की, और पूरी आंखों में मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि? उसके हाथ अपनी बात जोड़ते हों जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि, तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो। मैं वर्षों से देखती आई हूँ और आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ। यह नहीं कहूँगी, अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ जितना भी था, वह प्यार, वह देखभाल, सब व्यर्थ हो गए। कभी छुट्टी के दिन इसकी बोर्डिंग से आने की राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डरकर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हो आए। रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं कि कहूँ डरती नहीं हूँ। बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं समझा। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं, घोड़ा दौड़ाता लड़िया कोटा पहुंचूं और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा, अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुआली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छाह ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगले से नीचे देखा,
अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। न यह सोचता हूँ कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, न यह सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ाता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थककर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब यह सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नू की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य था, न उत्कंठा थी, न उदासीनता ही। बस मन्नू की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नू सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया? चिंता का यह सुनकर बिटिया जरा हंस दी, फिर रुक कर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ, पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं है? मन्नू ने पल भर को